जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इतिहास विषय का 8वीं कक्षा के लिए वीडियो क्रमांक 18 है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्रमांक 18 को मैंने 2 पार्ट में तैयार किया है। एक का नाम है वीडियो क्रमांक 18 का 1 और दूसरा है 18 का 2, यानी कि वीडियो सीरियल जो 18 है उसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। चूंकि चैप्टर कुछ लंबा था स्टूडेंट्स, तो उसे एक ही वीडियो में समाहित करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसके चलते मैंने उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैं पुनः एक बार बता दूं कि ये जो वीडियो है वो चैप्टर 2 यानी व्यापार से साम्राज्य तक से लिया गया है, और इसमें मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में बताया है, और विशेषकर जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसकी संपूर्ण पृष्ठभूमि और उसमें जो शामिल होने वाले जो बेलिग्रेंट्स हैं उनके बारे में मैंने डिटेल्स में कुछ इसका भाग जो है मैंने पार्ट 1 में बता चुका था, और जो शेष बातें हैं उसे मैं पार्ट 2 में समाहित करने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो सीरियल 18 का पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हुआ था उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप फिर से स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, किंगडम ऑफ अवध है ना। अंग्रेज जो है अवध का स्पेलिंग कुछ इसी तरह से लिखा करते थे, OUDH है ना। अवध राज, इसका क्षेत्रफल देखिए लगभग 62,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे पढ़िए। 1732 में अवध मुगलों से स्वतंत्र हुआ। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि पहले यह मुगलों का एक सूबा हुआ करता। सूबा माने कि प्रांत। हाँ ठीक, देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए। 1572 से लेकर 1572 मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया किसका कार्यकाल? अकबर का कार्यकाल। ठीक है ना, ये अकबर का कार्यकाल हुआ। 1572 से 1732 तक अवध मुगल सूबा था। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि 1707 में मृत्यु हो जाती है किसकी? औरंगजेब की। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है अवध अपने आप को धीरे धीरे करके स्वतंत्र कर लेता है, और 1732 में वो मुगलों से अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके आगे देखिए 1856 में इसे ब्रिटिश राज्य में पूरी तरह मिला लिया गया। तो इस बीच तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध भी होता है, अवध की हार भी होती है ना। इसके आगे बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन अभी फिलहाल आपको जोड़ कर रखना है किससे? पानीपत के तीसरे युद्ध से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि अवध जो है उसका शासन चलता कहाँ से था, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी जो है वो कई बार बदली है, जैसे कभी अयोध्या तो कभी फैजाबाद तो कभी लखनऊ। हालांकि इन क्षेत्रों में बहुत अधिक दूरियां नहीं है, बहुत दूर नहीं है शहर, है ना। ये तीनों शहर आज भी मौजूद हैं और इसी नाम से मौजूद हैं, है ना। तो अवध की जो राजधानी पहले अयोध्या थी, कब? 1722 से लेकर 1740 तक, यानी किसके समय में? सादात अली खान के समय में। उसके बाद देखिए उसकी राजधानी हुई फैजाबाद 1740 से लेकर 1775 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 1761 में पानीपत के युद्ध के समय जो अवध की राजधानी थी वो फैजाबाद ही थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1775 से लेकर 1858 तक, जब तक कि ये पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में नहीं मिल जाता है, तब तक इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ होती है। और आज भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वो लखनऊ ही है। अब अवध के जो मुख्य शासक हुए हैं उसमें आपको पता है कि सादात अली खान ने ही अवध की जो है अवध किंगडम की शुरुआत की थी, है ना, जिनका जो शासन काल है वो 1722 से लेकर 1739 तक है। उसके बाद जो शासक हुए वो सफदर जंग हुए 1739 से 1754, और उसके नेक्स्ट आप नाम देखिए शुजा-उद-दौला, है ना। शुजा-उद-दौला नाम को पे मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि 1761 पानीपत के युद्ध के समय
अवध इन्हीं के हाथों में था और इन्होंने ही साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद देखिए वाजिद अली शाह, है ना। वाजिद अली शाह तो अंतिम थे, है ना, अंतिम शासक थे अवध के। और आपको मालूम है कि इनका शासन सही नहीं था वाजिद अली शाह का। और आपने शतरंज के खिलाड़ी नाम से यदि कोई कहानी पढ़ा है, और या यदि नहीं भी पढ़े हैं तो अपने शिक्षक से किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि वाजिद अली शाह जो हैं वो शासन पे कम ध्यान देते थे और शतरंज पे ज़्यादा ध्यान देते थे। चेस, जो जिसे हम लोग चेस कहते हैं, उस पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता था और प्रजा के कल्याण पे अधिक ध्यान नहीं रहता था। खैर एनीवे कुछ भी हो, लेकिन उसी वक्त वाजिद अली शाह के ज़माने में ही जो है अवध को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूरी तरह से मिला लिया जाता है और इनको अपदस्थ कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है और हटा के इनको कलकत्ता भेज दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है। जैसे कि देश निकाले की सज़ा दी जाती है ना, वैसे ही वाजिद अली शाह को देश निकाले की सज़ा दे दी जाती है। कुछ पेंशन दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है कि आप हटिए यहाँ से, अब आपसे अवध चलने वाला नहीं है। तो ये तो पूरी अवध की कहानी है, लेकिन अभी हम लोग को मूल फोकस करना है कहाँ पे, शुजा-उद-दौला पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी जैसा मैं बता रहा था कि अवध के अंतर्गत आज के यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसकी मैंने लिस्ट तैयार की है ना। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी स्टेट इन अवध स्टेट। तो यूपी स्टेट जो आज का है, तो उसके अंतर्गत अवध का जो राज्य था, तो आज के कौन कौन जिले अवध राज्य में शामिल थे। तो देखिए लखनऊ है, अमेठी है, बहराइच है, रायबरेली है, बाराबंकी है, उन्नाव है, जौनपुर है, कानपुर है, फतेहपुर है, इलाहाबाद है, प्रतापगढ़ है, फैजाबाद है, अयोध्या है, हरदोई है, लखीमपुर है। इसके अलावा भी कुछ जिले हैं स्टूडेंट्स, तो मैं सबका जिक्र यहाँ नहीं किया हूँ। इस क्षेत्र को आप भारत के नक्शे में और उत्तर प्रदेश के नक्शे में आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं रुहेलखंड जो है उत्तर प्रदेश के नक्शे पे दिखा चुका हूँ, और उस संदर्भ में भी 2 लाइन लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। रुहेलखंड, महाभारत काल में इसे मध्य देश कहा जाता था। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र का अस्तित्व बहुत पुराने जमाने से था। और होगा क्यों नहीं स्टूडेंट्स, वो गंगा का जो उत्तरी दोआब वाला क्षेत्र है, जो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है, सिंचित क्षेत्र है ना, वहाँ फसल काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ तो जनसंख्या भी काफ़ी है ना। तो उस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। ठीक है। रुहेलखंड आज के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में है। पश्चिम और उत्तर, है ना, पश्चिमोत्तर, है ना। इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अफगानी रोहिल्ला के बसाव के कारण इस क्षेत्र को रुहेलखंड नाम दिया गया। तो स्थानीय माने भाषा में वहां पे उस क्षेत्र को लोग आज भी रुहेलखंड तो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि रुहेलखंड का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। रुहेलखंड आज भी उस क्षेत्र को बोला जाता है, जो वहां रहते हैं उसको जानते हैं, है ना। लेकिन चूंकि इस नाम से कोई राज्य नहीं है, इसलिए रुहेलखंड नाम 28 राज्यों के नाम के तहत, लिस्ट के तहत तो नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पानीपत कहाँ पे है, अवध का राज्य कहाँ पे है, रुहेलखंड कहाँ पे है, और मराठा राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। अब हम लोग थोड़ा पानीपत के युद्ध के बारे में भी जान लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक और भारत के आउटलाइन मैप को आप देखने का प्रयास कीजिए, है ना। इसके ऊपर देखिए राइट हैंड साइड दाहिने हाथ जो ऊपर में लिखा हुआ है रोहिल्ला क्षेत्र हरे रंग में, है ना। देखिए इस नक्शे के सबसे ऊपर में देखिए कश्मीर लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, देखिए कश्मीर, है ना। उसके ठीक नीचे देखिए पंजाब और अमृतसर लिखा हुआ है ना। उसके नीचे देखिए राजपूत, है ना। उसके बाद बैगनी कलर में देखिए, बैगनी कलर के बाद देखिए ग्रीन कलर में रोहिल्ला, है ना। और उसके बाद जस्ट राइट साइड में दाहिने हाथ की ओर देखिए अवध, है ना। अब आप समझ जाइए कि अवध कहाँ पे है।
और रोहिल्ला का क्षेत्र कहाँ पे है, रोहेलखंड कहाँ पे है ना। उसके बाद और दाहिने हाथ की ओर आ जाइए, देखिए बंगाल कोलकाता, यहाँ पे तो अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। थोड़ा दक्षिण में जाइए, देखिए मराठा, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और थोड़ा दक्षिण में जाइए तो हैदराबाद के निजाम का शासन था, इधर मैसूर, कोचीन, कर्नाटक, ये सब तो था ही। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल देखिए यहाँ पे मराठा नज़र आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स, अभी आप जो स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं वो अहमद शाह अब्दाली की तस्वीर है, जो कि गूगल पर उपलब्ध है, ठीक है स्टूडेंट्स। गूगल पर उपलब्ध और एक आप मैप को देख सकते हैं और एक नक्शे को देख सकते हैं, जिससे मराठा साम्राज्य के विस्तार को आप समझ सकते हैं। और लखनऊ यानी अवध के क्षेत्र को देख सकते हैं, बंगाल के क्षेत्र को देख सकते हैं, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किन क्षेत्रों में तब तक अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से आप एक बार फिर से स्क्रीन पे आ जाएं, है ना। देखिए नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली, देखिए नादिर शाह भी एक लुटेरा था जिसने कि दिल्ली को लूटा था, बुरी तरह से लूट कर दिल्ली को तहस नहस कर दिया था, है ना, नादिर शाह, ठीक है। इसके संदर्भ में मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा नादिर शाह के बारे में डिटेल्स, लेकिन अभी उनको छोड़िए। अभी सिर्फ इतना जानिए कि नादिर शाह भी एक लुटेरा था जिसने दिल्ली को लूटा था, है ना। चलिए, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली, जिसको कि हम लोग अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, भी दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था माने दिल्ली को जीतना चाहता था, ठीक है, वहां पे शासन करना चाहता था। अब्दाली अफगान का रहने वाला था, अफगान यानी अफगानिस्तान, ठीक है स्टूडेंट्स। पंजाब के सूबेदार की पराजय के बाद भयभीत दिल्ली मुगल सम्राट ने पंजाब को अफगान के हवाले कर दिया था। स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब अब्दाली ने मुगल सरदार जो थे पंजाब में, यानी कि मुगलों का जो सूबा था पंजाब, वहां के जो सूबेदार थे, उसको जब अब्दाली ने हरा दिया तो दिल्ली का जो मुगल सम्राट था तत्कालीन, उसने क्या किया कि पंजाब को सीधे सीधे अफगानियों के हवाले कर दिया कि लो अब आप ही के कंट्रोल में रहेगा कौन सा जगह, पंजाब, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, जीते हुए भूभाग पर, जीते हुए भूभाग माने पंजाब के क्षेत्र पर, है ना, यानी कि लाहौर क्षेत्र पर, है ना, जीते हुए भूभाग पर अपना सूबेदार नियुक्त कर अब्दाली अपने देश लौट गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि उसने जो अपना सूबेदार जो नियुक्त किया था, उसने अपने खुद के पुत्र को, अपने बेटे को वहां का जो है सूबेदार नियुक्त किया था पंजाब का, ठीक है। अब आगे सुनिए घटनाक्रम में क्या होता है। उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने पंजाब पर धावा बोलकर अब्दाली के सूबेदार को बाहर कर लाहौर पर कब्जा कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है ना। उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने, आप सोचिए महाराष्ट्र कहाँ पे है, मराठे कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे जाके हमला कर रहे हैं और किसको हरा रहे हैं, है ना। तो उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने पंजाब पर धावा बोलकर अब्दाली के सूबेदार को बाहर कर लाहौर पर कब्जा कर लिया। तो आप समझिए, इस तरह से कब्जा करने का मतलब यह है कि अहमद शाह अब्दाली बुरी तरह से तिलमिला गया होगा, है ना। तब अब्दाली एक बड़ी सेना लेकर मराठों को शिकस्त देने के लिए कुछ कर गया माने वहां से निकल पड़ा। कहां से? अफगानिस्तान से। कहां के लिए? भारत के लिए, ठीक है, मराठों को हराने के लिए, है ना। अब इससे आगे समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अब्दाली का साथ दिया। स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूं कि रुहेलखंड कहां पे है, रुहेल्ला कौन लोग हैं। अब एक रुहेल्ला सरदार का नाम आया नजीबुद्दौला, ये नाम आपको याद रखना है। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, है ना। शुजा-उद-दौला का जिक्र तो मैं कई बार कर चुका हूं, बक्सर की लड़ाई में भी शुजा-उद-दौला का नाम आया है ना। और इलाहाबाद की संधि में भी इसका नाम आया है ना। तो चलिए,
तो रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अब्दाली का साथ दिया, यानी 3 लोग एक तरफ हो गए। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे मतलब वो जवान ही हो रहा था वो लड़का, है ना, उसका नाम था विश्वास राव, और भाई यानी कि चाचा भतीजा दोनों, और साथ में हजारों हजार सैनिक, है ना, और भाई सदाशिव राव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ भेजा था और तोपखाना इब्राहिम गार्दी के नेतृत्व में था। और जो मराठों का जो तोपखाना था वो इब्राहिम खां गार्दी के हाथ में था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नाम याद रखिएगा कि उस समय जो पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव थे, और युद्ध में सेनापति के रोल में कौन थे, सदाशिव राव भाऊ थे और विश्वास राव थे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इतिहासकारों ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने कोई अपना सदस्य ना खोया हो। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, है ना। ये युद्ध बहुत प्रलंकारी था, इसमें महाविनाश हुआ, दोनों पक्ष के हजारों हजार लोग मारे गए, लेकिन मराठे अधिक संख्या में मारे गए। ठीक है, खैर जो भी हो, लेकिन इस प्रलयकारी युद्ध ने मराठों की ताकत एवं उनकी देशभक्ति से सबको अवगत करा दिया था। ठीक है, ये तो पता चल गया था कि मराठा शक्ति भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है और उससे लोहा लेना कोई आसान काम नहीं है। उससे यदि लड़ना है तो खुद को भी क्षति पहुंचाना है। ठीक है, इसी कारण अंग्रेज भी मराठों से डरते थे। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, अभी तो आप इस युद्ध के परिणाम से आप वाकिफ हो गए, आप समझ गए कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। खैर जो भी है स्टूडेंट्स, लेकिन अंग्रेजों को आगे चलकर अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत को यदि अपने वश में करना है, भारत पर यदि राज्य करना है, तो मराठों से या तो मिलकर रहना होगा या तो मराठों को हराना होगा। बात समझिएगा स्टूडेंट्स। तो आगे चलकर चूंकि एक और ब्रिटिश जो है वो लगातार भारत पर अपना कब्जा तो कर ही रहे थे, और 1761 में मराठे जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हार जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा कि मराठे हार जाते हैं, लेकिन उनको उठने में फिर समय नहीं लगता है, बहुत तेजी के साथ वे उठते हैं और फिर से वो लगभग अपने खोए हुए भूभाग को लगभग वो जीत लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मैं प्रयास करूंगा कि अंग्रेजों के साथ और मराठों के साथ कैसा संबंध रहा, क्या उनके साथ भी कोई युद्ध हुआ या कैसी परिस्थितियां बनी, उनके बारे में मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। ये 18वां वीडियो जो है उसको आप लोग अच्छी तरह से देखने समझने का प्रयास करिए और कोशिश कीजिए। आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 22 को आपको ध्यान से पढ़ना है ना। पेज नंबर 22 में आप देखिएगा मराठों के साथ संघर्ष, तो उसमें बहुत संक्षेप में पानीपत की लड़ाई के बारे में लिखा है। पानीपत की लड़ाई को मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया और इतनी जानकारी आपको होनी भी चाहिए थी। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है कि भविष्य में कभी भी आप मराठा और अंग्रेजों के संघर्ष के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये घटनाएं जो हैं वो आपको आगे के जो पाठ हैं उनको समझने में आपके लिए सहयोगी की भूमिका अदा करेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।